भाइयों बहनों 4 मई को सुबह काउंटिंग चालू होगी। 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होगा। 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड, 1 बजे काउंटिंग समाप्त और बीबी दीदी टाटा गुड बाय। तो देखिए भाइयों बहनों 4 मई को सुबह काउंटिंग चालू होगी। 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होगा। 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड, 1 बजे काउंटिंग समाप्त और बीबी दीदी टाटा गुड बाय। भाई खुलना शुरू होगा। 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड, 1 बजे काउंटिंग समाप्त और बीबी दीदी टाटा गुड बाय। भाइयों बहनों 4 मई को सुबह काउंटिंग चालू होगी। 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होगा। 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड, 1 बजे काउंटिंग समाप्त और बीबी दीदी टाटा गुड बाय। भाइयों बहनों 4 मई को सुबह काउंटिंग चालू होगी। 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होगा। 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड, 1 बजे काउंटिंग समाप्त और बीबी दीदी टाटा गुड बाय। तो देखिए लगातार अब आपको रुझानों के बाद जो लगातार तस्वीरें सामने आ रही, जो आंकड़े सामने आ रहे वो भी आपको दिखा रहे। देखिए बीजेपी का 100% कैडर वोट सुबह 11 बजे तक पूरा, ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रही, आंकड़े लगातार आपको दिखा रहे। वेस्ट बंगाल की बात हो, असम की बात हो या तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी की बात हो, लगातार आप ग्राफिक्स और पॉइंटर्स के जरिए भी समझिए। फर्जी वोटर्स हटने से टीएमसी का छापा खत्म, वैध वोटर्स को वोट डालने से अब कोई ना रोक सका और यही एक नतीजा भी देखने को मिला। देखिए इस तरह के अब बयान भी सामने आए हैं और बंगाल में जिस तरह से रैलियों के दौरान भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिए थे, एसआईआर के जरिए बंगाल में फर्जी वोटर्स जो है वो हटाए गए और जब फर्जी वोटर्स का सफाया हुआ तो अब जो नतीजे हैं वो सबके सामने हैं। और बिल्कुल जागृति आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि ये बयान तो चर्चा में रहे ही और दूसरी तरफ दावा ये भी सियासी गलियारों में किया गया कि पहले चरण में खुद बीजेपी के कंट्रोल रूम में किस तरीके से बीजेपी के जो तमाम दिग्गज नेता हैं वो मौजूद पाए गए हैं। और देखिए आपने एसआईआर का जिक्र किया, एसआईआर में ये बोला गया था कि जितने भी फर्जी वोटर्स होंगे उनके नाम हटा दिए गए हैं और इसका असर कहीं ना कहीं हमने बांग्लादेश तक देखा है। बांग्लादेश के सांसद का वो बयान बहुत ज़्यादा वायरल हुआ कि अगर बंगाल में बीजेपी आ जाती है तो कहीं ना कहीं जो घुसपैठिए हैं वो कहीं ना कहीं आ जाएंगे और उससे कहीं ना कहीं बांग्लादेश पर, आऊंगी निरंजन जी आपके पास, कहीं ना कहीं बांग्लादेश पर जो भार है वो ज्यादा हो जाएगा। जागृति, निरंजन जी कुछ कहना चाहते हैं, जी बताइए, बांग्लादेश को लेकर के कुछ कहना चाहते हैं क्या निरंजन जी? आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, आपके दर्शकों की जानकारी कि बांग्लादेश का और ममता बनर्जी का कितना गहरा नाता है, इस चीज से आप समझिए। ममता बनर्जी का जो पहला नारा था मां माटी मानुष, वो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का दिया हुआ नारा था, जिसको ममता बनर्जी ने अडॉप्ट किया। उसके बाद में जो दूसरा नारा था खेला होबे, वो बांग्लादेश के एक सांसद ने 2013 में शमीम उस्मानी नाम था, उन्होंने बांग्लादेश की संसद के अंदर ये कहा था खेला होबे, जोरदार खेला होबे। और उसके बाद में इस बार जो जय बांग्ला का जो नारा दिया है ममता बनर्जी ने, ये भी शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा दिया हुआ, पहली बार दिया हुआ नारा है। तो आप इसी चीज से अंदाजा लगाइए कि बांग्लादेश और ममता बनर्जी के बीच में किस तरीके से एक जिसको कहते हैं सहानुभूति आपस में है, ये इसी चीज से पता चल जाएगा आपको।
बिल्कुल, और हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सुमन शर्मा जी भी जुड़ चुकी है। सुमन जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। और अब जिस तरह से आप लगातार रुझान देख रही होंगी पश्चिम बंगाल के, असम के, या इसके अलावा पुडुचेरी, केरल और तमिलनाडु की भी हम लगातार रुझान दिखा रहे हैं, लेकिन वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिला। ये परिणाम है कार्यकर्ताओं की मेहनत का, ये परिणाम है चुनावी कैंपेन्स का, और ये परिणाम है सुरक्षित मतदान का। देखिए जागृति और पल्लवी, मैं आप लोग को सुन रही थी और निरंजन जी को भी सुनी। मैं आपको बताना चाहूंगी कि बंगाल की जो पृष्ठभूमि तैयार हुई, कलकत्ता से बंगाल बंग की बात जब हम करते हैं, तो ये 2014 में ही पटकथा लिखी गई थी। ये एक दिन के प्रयास से ये सफलता हमें नहीं मिली है, 12 वर्षों के प्रयास के बाद हमें ये सफलता मिली है, क्योंकि हमारी संगठन शक्ति और हमारी रणनीति ने बंगाल में अगर हमें विजयी बनाया है, तो इसके पीछे अमित शाह जी की रणनीति और हजारों हजारों कार्यकर्ता जो बंगाल में ममता के आगे सख्ती से खड़े रहे। हत्या की गई, लूटपाट की गई, बलात्कार किया गया, लेकिन फिर भी वो ममता से डरे नहीं, उनके सामने डट के खड़े रहे। यही हमारे जीत का कारण बना, और जीत भी इतनी शानदार बनी जिसको मुझे लगता है कि आज पश्चिम बंगाल में जब हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करते रहे, सालों से करते आए, हमारे पार्टी का बीज मंत्र उनकी बातें रही हैं, और हेडगेवार जी भी वहीं से मेडिकल की पढ़ाई किए थे, अगर आप लोग को ध्यान हो तो मुझे लगता है कि आज उनकी आत्मा भी तृप्त हुई होगी, और जिस पश्चिम बंगाल की हमारी कल्पना थी वो साकार हुई। दीदी ने जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल को लूटा, एक चेहरा दिखा के कि सफेद साड़ी और हवाई चप्पल, मैं हूं बंगाल की नारी, शयानी घोष बहुत कहती थी। ये पता चल गया अब कि ये सारे नाटक थे। जिस प्रकार के कट मनी, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार, जिस प्रकार के क्लब चला के क्लब के द्वारा पैसे उगाना, और जिस प्रकार से महिलाओं के साथ अत्याचार, ये सब बंगाल ने देखा, और इसी का परिणाम है कि पश्चिम बंगाल में कमल खिला है। मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के संगठन शक्ति ने और एनडीए की सरकार के कार्य के विकास को देखते हुए पश्चिम बंगाल के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी अभी को रुझान आ रहे हैं, और सुमन जी आपने अभी से वहां पे कमल खिला दिया। इससे पता चलता है कि बीजेपी कितनी उत्साहित है, और बीजेपी कहीं ना कहीं ये मान चुकी है कि पश्चिम बंगाल में कमल खिल चुका है। आप पश्चिम बंगाल की सुमन जी बात कर रही हैं, निरंजन जी आपसे मैं इसका आंकड़ा जरूर समझना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले आप जरा ये बताइए सुमन जी कि पश्चिम बंगाल की आप बात कर रही हैं कि बहुत समय लगा हमें, लेकिन आखिरकार वहां पे कमल खिल चुका है। दक्षिण में कमल क्यों नहीं खिल पा रहा? क्या दिक्कत आ रही है आखिर बीजेपी को? जी, आपका सवाल बिल्कुल लाजमी है। हम देश में किस स्थिति में थे अगर देखा जाए 2014 के पहले भारत के पूरे नक्शे पे, कि हमारे कितने राज्यों में मुख्यमंत्री थे या कितने राज्यों में हमारी सरकार थी, स्नेह हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। और जो इस प्रकार के हमने पहले कार्य किए, फिर देश के लोगों में विश्वास पैदा हुआ, और धीरे धीरे राज्य आज 16-14 राज्यों में हमारे मुख्यमंत्री हैं, और हम अब आगे बंगाल भी, उसमें पश्चिम बंगाल भी जुड़ जाएगा। तो केरल में भी हमारी चेष्टा जारी है, साउथ में भी हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं, और शीघ्र अगर आज हमारे को केरल, पांडुचेरी की बात नहीं करेंगे, पांडुचेरी में भी हमारी सरकार आई है, अरे वहां भी करना चाहिए आपको बात, बिल्कुल, और उसकी बात आपने कर दी। अब देखिए, एक्चुअली मैंने ये सवाल इस वजह से सुमन जी पूछा गया क्योंकि पश्चिम बंगाल में ये बहुत ज्यादा बात उठी ममता बनर्जी की तरफ से, टीएमसी की तरफ से, कि हिंदी भाषी क्षेत्र की ये पार्टी है, बीजेपी को बोला गया, और वो कहीं ना कहीं आकर के हमारी जो चीजें हैं, संस्कृति, उसे क्षति पहुंचाएगी। और हमने वो तस्वीरें देखी। निरंजन जी, अब आपको रुक करते हुए, बीजेपी के तमाम नेता वहां पर मछली भात खाते हुए नजर आए, वहां पर जाकर के काली माता के मंदिर गए और वहां पर पूजा पाठ करते हुए नजर आए। बीजेपी को यह साबित करना पड़ा वहां पर कि हम किसी भी तरीके से यहां की संस्कृति को क्षति नहीं पहुंचा रहे हैं, जबकि टीएमसी लगातार ये कह रही थी कि ये हिंदी भाषी क्षेत्र की पार्टी है। इसी वजह से मैंने पूछा कि आखिर क्या वजह है कि दक्षिण में बीजेपी पैठ नहीं बना पा रही है। निरंजन जी, जरा समझाइए इसे। देखिए पल्लवी जी, हमारे यहाँ कहा जाता है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जो लोग ये कह रहे हैं कि दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी अपना राजनीतिक स्टैग नहीं बना पा रही है, तो मैं ये मानता हूं कि भाई वो थोड़ा सा गहनता के अंदर नहीं जा रहे हैं। क्योंकि आप ये एक बात चीज सोच के चलिए कि अगर केरलम के अंदर भारतीय जनता पार्टी इन विधानसभा चुनावों के अंदर 15% मत लेकर के जाती है, या तिरुवनंतपुरम के अंदर अपना मेयर बना लेती है,
तो कहीं ना कहीं दबे पांव वो केरल के अंदर भी आपको घुसती हुई दिखाई दे रही है। और भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान शीर्ष नेतृत्व है, इनकी राजनीति और इनकी रणनीति को आप समझ के चलिए कि किस तरीके से, जैसे एक बार कांसीराम जी कहते थे कि भाई हम पहला चुनाव हारने के लिए लड़ते हैं, दूसरा चुनाव किसी को हराने के लिए लड़ते हैं और तीसरा चुनाव जीतने के लिए लड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं आज भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो उसी पद्धति के ऊपर उन क्षेत्रों में काम करते हुए दिखाई दे रहा है जिन क्षेत्रों में कभी भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रभाव या यूं कहें कि खाता तक नहीं खुलता था, बल्कि 1%, 2%, 3% की भारतीय जनता पार्टी जहां पे हुआ करती थी। अभी आप इस चीज को भी देख के चलिए कि 2000 से पहले भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारत के 2-3 राज्यों के अंदर, जिसके अंदर आप राजस्थान कह सकते हैं, जिसके अंदर आप गुजरात कह सकते हैं, जिसके अंदर आप मध्य प्रदेश को भी जोड़ सकते हैं, वहां पे भी 5 साल के लिए सरकार बनती थी, उसके बाद में अपदस्थ हो जाती थी। आज कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बंगाल को अगर आप जोड़ दीजिए तो 23-24 राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी और उनके 18 के करीब अपने मुख्यमंत्री। तो आप ये मान के चलिए कि 22-23 राज्यों के अंदर जो इन्होंने स्थापित की, अपनी सत्ता स्थापित की है, ये ऐसे ही नहीं की है। और अगली रणनीति मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी पंजाब की तरफ अपना मुंह करेगी और उसके बाद में उनका दक्षिण भारत उनका अपना लक्ष्य होगा, जहां पे वो अपनी जो जिसको कहते हैं अपनी जो जमीन है उसको कहीं ना कहीं उर्वरा और उसको खाद पानी देना शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत कर दिया। लास्ट के अंदर जब शीर्ष नेतृत्व जिस तरीके से आपने देखा होगा कि बंगाल के अंदर 2021 से पहले भारतीय जनता पार्टी के पास 3 सीटें थी, लेकिन 2021 के चुनाव में 3 से सीधा 77 यानी कि एक छलांग मार करके और जीतने की स्थिति में आए और 2026 के अंदर आपके सामने गोल कर दिया इन्होंने। तो ये इनकी रणनीति है जो कहीं ना कहीं विपक्ष समझ नहीं पा रहा, और विपक्ष कहीं ना कहीं, मेरा यह मानना है, चुनाव में केवल सक्रिय होता है। विशेषकर मैं कांग्रेस की बात करता हूं, केवल चुनाव लड़ने वाली पार्टी बन गई हो, ना संगठन पे कोई ध्यान देते हैं, ना नीति पे ध्यान देते हैं, ना रणनीति पे ध्यान देते हैं। और इन चुनावों में तो पल्लवी जी एक चीज और साबित कर दी है कि राहुल गांधी जी और राहुल गांधी जी को टीम को बैठ करके अब गहनता से सोचना पड़ेगा कि वो जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी के ऊपर नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करते हैं, जैसे उन्होंने कॉम्प्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री बोला, इन चुनावों के बाद में उनको ये चीज सोचनी पड़ेगी। अब आपको अपने बारे में बताना पड़ेगा, ना कि दूसरे की छवि खराब करके आप ये सोचे कि मैं चुनाव। बिल्कुल निरंजन चौधरी जी, और अब स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी कांग्रेस को भी। फिलहाल हम सीधा जयपुर का रुख कर लेते हैं। सुधीर शर्मा वहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? देखिए, हम इस वक्त ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर जी के पास हैं, उनसे जानेंगे। ऊर्जा मंत्री जी, ये बताएं कि किस तरह का ये चुनाव लड़ा गया। खास तौर से जो असम का चुनाव था उसको माना जा रहा था कि बीजेपी के खाते में जाने वाला है, लेकिन पश्चिमी बंगाल में बहुत तरह की बातें सामने आ रही थी, नेक टू नेक फाइट रहेगी, तमाम तरह की बातें सामने आई। और जब परिणाम सामने आ रहे हैं तो वो परिणाम बीजेपी के लिहाज से आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में 3 से 77 तक पहुंची और उसी समय से भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने अपने जो चुनावी एजेंडा होता है उसको वहां पर आगे बढ़ाना शुरू किया, संगठन को मजबूत किया। और जिस तरह से वहां पर ममता के समय जो वहां के कार्यकर्ताओं पर जिस तरह से केस करके हत्याएं की गई, उनको प्रताड़ित किया गया, लोगों में एक स्वजागृत इस तरह का माहौल बना कि जिस तरह से ये एक एक करके और हिंदुओं को विरोधी लहर चला करके और उनको उनके साथ जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, तो एक आम जन वहां पर उठ करके खड़ा हुआ। और ये जनता ने अपने प्रयासों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया कि वही ऐसी पार्टी है जो वहां पश्चिमी बंगाल में उनको सुरक्षित महसूस करा सकती है। और जिस तरह से चाहे वो हमारी बंगाल की सीमा हो वो या हमारा बंगाल प्रदेश हो, वहां पर एक वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का पौधा, जब वो हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी अध्यक्ष थे, वो वहां से बीज थे हमारे संघ की, वहां पर काम की एक बड़ी एक श्रृंखला रही है। और उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे सरे से आगे बढ़ती गई। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में आने के बाद में इन्होंने जो अपना एजेंडा वहां पर प्रयास किया, और अमित शाह जी जिस तरह से लगातार वहां पर 15 दिन वहां रहे
और वहाँ उनको लोगों को विश्वास हुआ कि निश्चित रूप से इस बार सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है, तो पोलराइजेशन भी हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार पर मोदी जी के भरोसे पर आज वहां पर जिस तरह से एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और जिस तरह से वहां पर ममता को नकारा गया है वहां की जनता ने, तो वो निश्चित रूप से आने वाले समय में बंगाल को एक कितनी बड़ी रणनीति के तौर पर देखते हैं, क्योंकि लगातार एक के बाद हारते हुए अब विजय की ओर आप बीजेपी बढ़ रही है, तो इस रणनीति का पार्ट क्या है कि एक चुनाव हारने के बाद भी लगातार आपका संगठन वहां काम करता रहा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर हार से एक सबक लेती है और उसके बाद पुनः उससे सबक लेकर के उसमें जो भी खामियां कमियां हैं उनको दुरुस्त करती है, संगठन को मजबूत करती है, नीचे धरातल पर काम करती है। और वो एक लंबा अनुभव रहा है भारतीय जनता पार्टी का कि हम कहीं पर पहले पूरे देश में 2 थे, आज कहाँ हैं। तो ये सब चीजें भारतीय जनता पार्टी के संगठन के आधार पर, निरंतर हमारी नीतियों के आधार पर और मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से अब ये आगे बढ़ रहा है, तो मैं समझता हूं कि वो समय दूर नहीं है जब जो कुछ प्रदेश बचे हैं, चाहे वो दक्षिणी प्रदेश के बाहर हो, वहां भी आज जिस तरह से तमिलनाडु में जो कांग्रेस चलिए के बिल्कुल नेतृत्व में सुधीर लौटेंगे आपके पास। देखिए आप सुन रहे थे मंत्री हीरालाल नागर को, उन्होंने भी बयान दिया टीएमसी और बीजेपी के बीच में जो कड़ा मुकाबला देखने लगा। अब हमारे साथ जयपुर से रोशन भी जुड़ गए हैं। रोशन, जरा तस्वीरें दिखाइएगा, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? और हम तस्वीरें देख पा रहे हैं बीजेपी के वहां पर पीछे झंडे लगे हैं, बिल्कुल, तो तस्वीरें दिखाइएगा जरा। जी बिल्कुल, देखिए हमारे साथ मंत्री के विश्नोई मौजूद है। मंत्री जी, क्या कुछ कहेंगे? आज जो है जिस तरीके से बंगाल में प्रचंड बहुमत के साथ जीत रही है। देखिए, ये एक बहुत बड़ी शुरुआत है, सुशासन की ये शुरुआत है, नारी शक्ति के सम्मान की ये शुरुआत है, वहाँ के सनातन विरोधियों के हौसले परास्त होने की ये शुरुआत है। फिर से ये शुरुआत है, फिर से वहाँ पर लोगों की जो एक गुम हुई आज़ादी, देश की जनता ने, पश्चिम बंगाल की जनता ने, हमारी महिला शक्ति ने जो एक समय से जो अन्याय वहां पर उनको सहन था, देखते ही देखते आज उस अन्याय की समाप्ति हुई, एक नया सुशासन के दौर की शुरुआत हुई। क्या कुछ मुद्दे आपको लगता है पश्चिम बंगाल में इस तरह से रहे हैं जिससे कि देखिए, आपने, हमने, पूरे देश ने, पूरे विश्व ने, ये 5 साल पुराना वही दिन है जिस दिन आंकड़े की गणित कम होने के बाद में जो एक आम आदमी के साथ घर में घुस करके जो खुली बदमाशी, गुंडा राज अपन ने देखा था, उस गुंडा राज की आज समाप्ति होने को जा रही है। वहां पर फिर से जो एक देश आजादी का जो माहौल था, बंगाल की आजादी का हैं हमारे साथ ये थे